हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे मेजर डाउट्स जो कि बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे न्यू अप्लाई कर रहे हैं उनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, लाइक कि उनको बैंक अकाउंट जो है वो कैसा यूज़ करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कैसा बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज की फ़ी जो है वो कैसे आती है, कौन उसको पे करता है, और हॉस्टल की फ़ी जो है वो कौन पे करेगा, कैसे आएगी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट अगर इसके अलावा रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसे हम बात करेंगे कि कौन टाइप का बैंक जो है, किस टाइप का बैंक जो है वो आपका चाहिए होता है स्कॉलरशिप स्कीम में। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि इसमें PM++ में जो आपका बैंक चलता है वो आपका माइनर अकाउंट जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बैंक जो है वो आपका सीडेड होना चाहिए आपके आधार से। ठीक है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलेज फ़ी जो है वो आपकी कौन पे करता है। ठीक है, तो एक मैं आपको बता दूं, जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जब चॉइस फिलिंग की एलिजिबिलिटी लिखी रहती है तो उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे वहाँ पर एक नोटिस लिखा रहता है। ऐसा जो ये नोटिस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नोटिस होता है रिगार्डिंग योर फीस। तो जो न्यू बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनको फ़ीस को लेकर एक बहुत दिमाग में वो रहता है कि फ़ीस कौन पे करेगा, कैसे, और कितनी फ़ीस जो है वो आपके कॉलेज को मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है, एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके तहत क्या होता है, जो एक JNK के बच्चों को ही मिलती है, मतलब आपकी फाइनेंशियल एड करने के लिए, फाइनेंशियली आपकी मदद करने के लिए एक स्कीम होती है। तो इसकी फ़ी जो है वो आपकी कॉलेज को जो है वो एनुअली देता है, और हमारे PM++ प्रधानमंत्री के जो फंड से आती है ये। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि कितनी फ़ीस, इसकी भी एक लिमिट रहती है कि कितनी फ़ीस जो है वो आपको आएगी, बट उस पर हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है ऑल रिफंडेबल डिपॉजिट सच एज लाइब्रेरी डिपॉजिट, कॉशन मनी नॉट पेएबल बाय AICT। अगर किसी भी कॉलेज में, मान लो आपका किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, यहाँ पर कॉशन मनी लगती है, ठीक है, जहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस लगती है, ठीक है, तो वो जो फीस होती है वो रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल मीन्स जब आपकी 4 साल बाद डिग्री हो जाएगी उसके बाद आपको वो फीस वापस मिल जाएगी, रिफ़ंड हो जाएंगे वो पैसे। तो ऐसे पैसे जो भी आपको रिफ़ंड होने वाले हैं उनमें, उनके अंदर क्या होगा, वो AICT आपको पे नहीं करेगी, कॉलेज को पे नहीं करेगी। ठीक है, ऑल द इंस्टीट्यूशन मेड नॉट डेट द अपर सीलिंग ऑफ एकेडमिक फ़ी रिम्बर्समेंट। जैसे कि आपको पता है कि PM++ में क्या होता है कि जो आपकी फ़ीस होती है वो 1,25,000 जो है फॉर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज़ के लिए होती है, एंड 3 लाख फॉर मेडिकल कोर्सेज़ के लिए होती है। और फॉर एग्जांपल अब किसी बच्चे ने ऐसा कॉलेज चूज़ कर लिया, प्राइवेट कॉलेज, जिसकी फ़ीस जो है वो 2 लाख है, तो इस केस में क्या होगा, क्या स्टूडेंट को वो फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी कि वो AICT ही देगा, क्योंकि AICT ने अपर क्राइटेरिया तो 1,25,000 रखा प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, और जो भी हमारे, और जितने भी जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज़ के लिए, एंड 30,000 होता है फॉर जनरल स्ट्रीम। अब जनरल डिग्री के कोर्सेज हो गए, BCA, जो आपकी BSc सिंपल वाली होती है, इन सब के लिए 30,000 है। तो क्या अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, इवन इफ द इंस्टीट्यूशन टोटल फीस इज़ मोर देन द सीलिंग। देखो अब जितनी PM++ AICT ने जो है वो रखी हुई है, अगर उससे ज़्यादा फीस होती है, नाइदर AICT शैल रिम्बर्स एक्स्ट्रा अमाउंट नॉर इंस्टीट्यूट कैन चार्ज टू द स्टूडेंट। ना ही वो AICT उनको देगी, ना ही वो स्टूडेंट से ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आपका देखो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है उसके पहले जो है वो कॉलेज को विलिंगनेस फॉर्म जाता है। जैसे कि आपको पता अभी विलिंगनेस चल रहा है कॉलेजेस में, तो वहाँ पर विलिंगनेस जाता है। विलिंगनेस का मतलब ये होता है कि क्या कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग है। जिस कॉलेज में ऑलरेडी PM++ के बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम कॉलेज जो होते हैं वो विलिंग हो जाते हैं, विलिंग कर देते हैं फिर से स्टूडेंट्स को न्यू एडमिशन के लिए। तो वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कॉलेज वाले खुद विलिंग दे रहे हैं, ठीक है, कि वो उनको एडमिशन, अब जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले होते हैं वहाँ पर अगर इतनी सीट फिल नहीं हो पाती है तो वो खुद विलिंग कर देते हैं कि उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा। बट अगर इससे ज़्यादा वो फीस रखते हैं तो वो AICT उनको नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है, ना ही वो बच्चे से चार्ज करते हैं, तो मतलब उससे ज़्यादा आपकी फ़ीस हो ही नहीं सकती। होगी तो उसके लिए AICT ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि AICT ने ऐसा क्लियरली लिखा होता है कि AICT जो है वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगी, ना ही इंस्टीट्यूट आपसे चार्ज कर सकता है। दिस इज़ वेरी स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट फ्रॉम द एरिया वेयर आर डिस्टर्ब फ्रॉम द, जहाँ पर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत मतलब रिस्ट्रिक्टेड है वो एरिया। ठीक है, रेगुलर अनअवॉइडेबल डिस्टर्बेंस वहाँ पर होती रहती हैं। ठीक है, वहाँ पर वो हमें क्या करना है, उन्होंने बोला कि हमें वहाँ से उन बच्चों से कोऑर्डिनेट करना है एंड सपोर्ट करना है स्कीम के अकॉर्डिंग। तो उसमें कॉलेज और
जो हमारी AICTE है, इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन में रोल रहता है, तो इसलिए आपको जो है वो फीस नहीं देनी होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन फ़ी विल बी क्रेडिट इन द कॉलेज अकाउंट, कॉलेज के अकाउंट में आती है, डायरेक्टली आती है, उसमें आपके अकाउंट में नहीं आती, जितनी भी कॉलेज डिमांड करेगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है मैक्सिमम पेएबल अमाउंट टू द स्टूडेंट को जो होती है वो 50,000 जो है वो आपको पर सेमेस्टर पर एनम जो है वो आपको 1 लाख मिलता है। ठीक है, तो उसमें जो मेंटेनेंस फ़ी होती है वो कहाँ पर मिलती है? वो आपको स्टूडेंट के अकाउंट में आती है, सेविंग बैंक में आती है। ठीक है, किसके थ्रू आती है? PFMS मोड। अब तो NSP के साथ हो गया, तो NSP के साथ कैसे आपका लिंक हो गया है PM+, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे जब आपका वो वाला प्रोसेस शुरू होगा। इसलिए आप सारे प्रोसेस के लिए जो भी PM+ के प्रोसेस होंगे उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब ये तो थी कॉलेज की फ़ीस की बात, बट हॉस्टल फ़ी जो होती है वो आपको खुद पे करनी होती है। खुद पे करनी होती है मीन्स जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसमें से। अब मान लो किसी हॉस्टल की फ़ीस जो है वो 50,000 है, तो 50,000 है तो वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर वो कॉलेज वाले पहले मांग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, बट आपको स्कॉलरशिप से वो मैनेज हो जाएगा। बट अगर किसी की कॉलेज फ़ी जो होती है, देखो इन केस इंस्टीट्यूशन हॉस्टल एंड मेस फ़ी जो होती है वो हायर होती है, तो जितनी भी बैलेंस बाकी बचता है, फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख तो आपको मिलेगा, बट उसके साथ अगर 1,20,000 किसी की हो जाती है तो उसमें फिर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना होता है, फ़ी आपको नहीं देनी होती है। अब इसमें बताया गया कि जो आपकी पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में आएगी, तो उसके लिए कौन कौन से बैंक चाहिए होते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, हु विल पे द एकेडमिक फ़ी, तो एकेडमिक फ़ी जो है वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन को आएगी, एनुअल बेसिस पे आएगी। मेंटेनेंस अलाउंस को किसको मिलेगा? डायरेक्टली टू द स्टूडेंट। आधार सीडिंग अकाउंट, आधार सीडिंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बोले जैसे क्वेश्चन आई डोंट हैव आधार कार्ड, विल आई एबल टू गेट द बेनिफिट, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसका स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आधार नंबर जो है वो मैंडेटरी होता है फॉर DBT प्रोसेस फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अगर आपका आधार जो है वो सीडेड नहीं है बैंक से, क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? नहीं। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं होगा बैंक के साथ, वो कैसे सीड होता है, कैसे चेक करते हैं हम, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे बाद हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये आप बता दूं कि जब तक आपका आधार सीडिंग नहीं होगा आपके सेविंग बैंक के साथ, तब तक आपका स्कॉलरशिप का फर्दर प्रोसेस नहीं चलेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टूडेंट की है, ताकि वो अपने अकाउंट को सीडिंग करा ले, और उस किससे पहले कराए? जब तक आपने ज्वाइनिंग करना है कॉलेज उसके पहले ही करा के रखे, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। इन विच अकाउंट में मेंटेनेंस अलाउंस डिस्टर्बेंस होगी आपकी? आधार सीडिंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, और कैंडिडेट का नो फ्रिल अकाउंट नहीं होना चाहिए, माइनर अकाउंट नहीं होना चाहिए, पेरेंट नॉन कोऑपरेटिव जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। खुद के नाम का एक सेविंग अकाउंट खुलवाओ, और उसमें क्या होना चाहिए? आपका मेंटेनेंस अलाउंस आएगा, और उसको सीडिंग करा लो। एक होता है उसको लिंक कराना, लिंक जो होता है मोबाइल नंबर से, जैसे कि SMS आपको आते हैं एक्टिवेटेड है, वो नहीं, आपका एक सीडिंग होता है आधार के साथ। वो कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं जिनका नहीं है और वो कैसे करा सकते हैं। ठीक है, उसने बोला कि कैन आई गेट द बेनिफिट ऑफ अदर स्कॉलरशिप स्कीम अवेलिंग, जब आप JNK और PM++ ये स्कॉलरशिप ले रहे हो, क्या इसके साथ कोई और स्कॉलरशिप आप ले सकते हो? नो, क्योंकि डबल डिपिंग होगा। अगर आपका डबल स्कॉलरशिप आप ले रहे हो, इसके साथ आपने NSP के लिए भी अप्लाई कर दिया, कोई और स्कीम के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो आपका डुप्लीकेशन में नाम आ जाएगा। जैसे आपका आधार सीडिंग बैंक ये ले रहे हैं, तो उससे चेक कर लेते हैं कि और कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो ले रहा है बच्चा डुप्लीकेशन के प्रोसेस में, और अगर आप इसमें पाए गए तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल होगी। इसलिए आपको PM++ के साथ साथ कोई और स्कॉलरशिप नहीं लेनी है। ठीक है, होप इस वीडियो में जो भी आपके मेजर डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। बाकी ऐसे डाउट्स पर हम वीडियोस बनाते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।